एक राजा था, उसके एक बेटा था। वो बड़ा विद्या प्रेमी था। वो गुणी लोगों को हजारों रुपया देकर गुण सीखता। राजकुमार के इस विद्या प्रेम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बहुत से गुणी पंडित उसके पास आने लगे। राजकुमार सबको हजारों रुपया देकर उनसे गुण सीखने लगा। कुछ समय में वो बहुत विद्वान बन गया, अनेक कलाओं का ज्ञाता हो गया। एक दिन मंत्री ने राजा के पास शिकायत की। राजकुमार ब्राह्मण पंडितों को रुपया दे देकर खजाना खाली किए दे रहा है। राजा ने राजकुमार के खर्च का हिसाब मांगा। लाखों रुपया महीने का खर्च देखकर राजा ने राजकुमार को देश निकाले का हुक्म दे दिया। राजा ने सोचा, अगर राजकुमार कुछ और दिन यहाँ रहा तो खजाना खाली कर देगा। पुत्र के देश निकाले का समाचार सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ। वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। माता की ममता होती ही ऐसी है। उसने कलेवा के बहाने 3 लड्डुओं में 3 लाख कीमत के जवाहर भर दिए। उसने सोचा, ये धन परदेश में पुत्र के काम आएगा। कलेवा के लड्डुओं को एक डिब्बे में रखकर उसने दरबानों को दिया और कहा, जब राजकुमार शिकार खेलकर वापस आए तब पहले ये कलेवा का डिब्बा देना, उसके बाद राजा का हुक्म सुनाना। दरबारों ने कहा, जी हुजूर, ऐसा ही होगा। ठीक दोपहर के बाद राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ घर आया, पसीने में लथपथ। घोड़े से कूदकर घोड़ा साइज को सौंपा और अपने आप भीतर आने लगा। इसी समय दरबारों ने रोककर पहले रानी का दिया हुआ डिब्बा राजकुमार को दिया और फिर राजा का हुक्म सुनाया। देश निकाले का हुक्म सुनकर राजकुमार एकदम पीछे लौट पड़ा और साइज से अपना घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर चल दिया। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसने निश्चय किया कि जब इस राज्य की सीमा के बाहर निकल जाऊंगा तब ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। रात दिन चलते चलते वो दूसरे दिन सवेरे किसी दूसरे राज्य के शहर में आ पहुंचा। अब उसे भूख लग रही थी। शहर के बाहर एक तालाब देखा तो उसी के किनारे रुक गया। तालाब में स्नान करके कलेवा का डिब्बा निकाला। एक लड्डू फोड़ा तो उसमें से बहुत सारे जवाहर निकल पड़े। उसने ऐसे ही 3 लड्डू फोड़े, उन तीनों में जवाहर निकले। राजकुमार माता की ममता देखकर मुग्ध हो गया। उसने अनुमान लगाया कि ये जवाहर 3 लाख से कम के ना होंगे। लड्डू खाकर राजकुमार शहर की सराय में जाकर ठहर गया। कुछ समय आराम किया और फिर शहर घूमने निकला। इधर उधर घूमते घूमते उसे एक अजीब बात दिखाई दी। एक चौराहे पर एक आलीशान मकान बना हुआ था। उसके बाहरी दरवाजे पर सफेद कपड़े का एक पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के बाहर एक आदमी बैठा था और डुगडुगी पीट कर कह रहा था, ये अक्ल की दुकान है, जिसे अक्ल खरीदनी हो खरीदे। 100 रुपए की एक बात, 1000 रुपए की एक बात और लाख रुपए की एक बात बतलाई जाती है। जिसे जिस दर की जितनी अक्ल चाहिए भीतर आइए, खरीद लीजिए। सौदा हमेशा पेश की कीमत लेकर किया जाता है। राजकुमार ने डुगडुगी वाले की बात ध्यान से सुनी। वो मन में सोचने लगा, मैंने विद्या सीखने में इतना रुपया पानी की तरह बहाया है, आज जरा इस अक्ल की दुकान की भी परख कर लेनी चाहिए। देखें तो इसका माल चोखा निकलता या खोटा। इस समय मेरी जेब में 3 लाख के जवाहर हैं। यदि इनको अक्ल खरीदने में खर्च ना करूं तो फिर ये किस काम आएंगे। ऐसा सोचकर उसने डुगडुगी वाले से कहा, मैं आपकी दुकान से कुछ अक्ल खरीदना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। डुगडुगी वाला राजकुमार को पर्दे के भीतर ले गया। वहाँ एक साफ सुथरे कमरे में नीचे कीमती फर्श बिछा हुआ था, ऊपर सफ़ेद कपड़े की छत बंधी हुई थी। मकान में और कोई चीज़ थी ही नहीं, बिल्कुल खाली था। बीच में एक गलीचे पर तकिए के सहारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी बगल में एक तिजोरी रखी हुई थी। डुगडुगी वाला राजकुमार को उस बूढ़े के पास पहुंचाकर फिर बाहर आया। बूढ़े ने ग्राहक को देखा, अपने पास गलीचे पर बिठाकर कहा, क्या आप अक्ल खरीदने आए हैं? कहिए, कितने की बात बतलाऊं?
1000 की या लाख की? राजकुमार ने उत्तर दिया, पहले नमूने के तौर पे 1 लाख की बात बतलाइए। बूढ़ा बोला, इस दुकान का नियम है, पहले दाम फिर काम। पहले 1 लाख रुपया जमा कीजिए, तब बात बतलाई जाएगी। राजकुमार ने ऐसा ही दिया। राजकुमार ने 1 लाख रुपए के जवाहरात बूढ़े के सामने रख दिए। बूढ़े ने उन्हें अच्छी तरह परख कर तिजोरी में रखते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुम्हें 1 लाख की बात बतलाता हूँ। 1000 काम छोड़कर समय पर भोजन करो। क्या समझे? 1000 काम छोड़कर समय पर भोजन करो। राजकुमार ने सोचा, ये तो बहुत साधारण सी बात है, सभी जानते हैं। अब 1 लाख रुपया और खर्च करके एक बात और सुननी चाहिए। ये सोच उसने 1 लाख के जवाहरात सामने रखते हुए कहा, लीजिए, दूसरी बात की पेश की कीमत जमा कर रहा हूँ, 1 लाख की और बात बतला दीजिए। बुढ़े ने जवाहरातों को फिर से परखा और तिजोरी में रखते हुए कहा, अच्छा, दूसरी बात सुनो, ये भी 1 लाख की है, समय पड़ने पर काम आएगी। जब भी किसी को गलत काम करते हुए देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। राजकुमार बोला, बहुत ठीक। अब मेरे पास 1 लाख के जवाहरात और बचे हैं, इन्हें भी लीजिए और एक बात और बतला दीजिए। बूढ़े ने उसी प्रकार तिजोरी में जवाहरात रखते हुए कहा, तो भाई सुनो, ये बात 1.25 लाख रुपए से कम की नहीं है, पर तुम थोक खरीदार हो, इसलिए तुम्हें 1 लाख में बतलाए दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो बात यह है कि जो आदमी कान का कच्चा हो उसकी नौकरी ना करो। क्या समझे? जो आदमी कान का कच्चा हो उसकी नौकरी न करो। 3 लाख में 3 बातें सीखकर राजकुमार बाहर निकला, सराय में आया, फिर लेट गया। सोचने लगा कि कुछ दिन इसी शहर में रहना चाहिए। सराय के ठीक दूसरी ओर एक सेठ जी की दुकान थी। सेठ जी का कारोबार बहुत बड़ा था। राज दरबार में भी उनकी बड़ी इज्जत थी। नगर के दीवान, फौजदार सभी लोग उनको जानते थे, पहचानते थे। राजकुमार को कुछ काम तो था नहीं, तो सराय में पड़े पड़े सेठ जी की दुकान का हाल देखा करता था। खास बात इस राजकुमार की ये थी कि इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। एक बार जिस बात को सुन लेता कभी ना भूलता था। इसी से सेठ जी के बही खातों का हिसाब, उनके अनेक आसामियों के नाम आदि उसे ज़बानी याद हो गए थे। एक दिन सेठ जी दोपहर के समय एक आसामी को साथ लिए दुकान पर आए। देखा दुकान बंद है। दुकान के मुनीम कारिंदे सभी खाने के लिए, दोपहर की रोटी खाने के लिए अपने अपने घर चले गए थे। आसामी कहता था कि आप इसी समय खाता बतलाकर मेरा हिसाब चुकता कर लीजिए, आधे घंटे बाद मैं अपने देश को चला जाऊंगा। सेठ जी को इतना मालूम था कि इस आसामी से बहुत रुपया लेना है। आज अगर चला जाएगा तो फिर रुपया वसूल करना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण वो बड़ी चिंता में थे। वो कभी दुकान का ताला टटोलते तो कभी किसी दरबान को पुकारते, मगर कौन आए इस समय? राजकुमार सराय में बैठा बैठा ये सब हाल देख रहा था। उसे दुकान की चाबी रखने का स्थान मालूम था। मुनीम दोपहर को रोज उसी जगह पर चाबी रख जाता था। दुकान के कर्मचारियों में से जो पहले आता, यानी कि खाना खाकर जो वापस पहले आता, वो उसी स्थान से चाबी उठाकर दुकान खोल लेता था। राजकुमार ने सोचा सेठ जी की मदद कर देता हूँ। उसने सेठ जी को देखकर कहा, दुकान की चाबी अमुक खंबे की कड़ी के ऊपर एक छेद में रखी है, ऊपर हाथ डालिए, टटोलिए, मिल जाएगी। अजी सेठ जी के तो होश उड़ गए। वो सोचने लगे, इस परदेसी को दुकान की चाबी मालूम थी, इसने दुकान का माल उड़ा तो नहीं लिया। बतलाए हुए स्थान से चाबी उठाकर सेठ ने दुकान खोली। भीतर जाकर भैया देखने लगे। अब वहां सैकड़ों भैया रखी हुई थी। सेठ जी के फरिश्ते भी नहीं जान सकते थे किस आसामी का हिसाब किस बही में। सेठ जी कभी ये बही उठाते तो कभी दूसरी उठाते, कभी तीसरी टटोलते। राजकुमार ये सब भी देख रहा था। सेठ को झंझट में पड़ा देख सराय में से राजकुमार ने पूछा,
सेठ जी, आपके आसामी का नाम क्या है? सेठ ने बतला दिया। राजकुमार बोला, आप बेकार में परेशान मत होइए, इस आसामी का खाता 36 नंबर की हरी बही के अमुक पन्ने पर है, उठाकर देख लीजिए। इस पर आज तक 2400 रुपये बाकी हैं। सेठ ने सोचा, ये मुसाफिर क्या बकता है, इसे इतने पते की बात कैसे मालूम हुई? उन्होंने उस बही का वही पन्ना खोलकर देखा तो उस आसामी के नाम सचमुच उतना ही रुपया बाकी निकला। सेठ जी सन्नाटे में आ गए। सोचने लगे, इतने पते की बात तो बिना खाता देखे मुनीम भी नहीं बता सकता जिसके हाथ का लिखा हुआ खाता होता है। ये आदमी क्या कोई जादू जानता है? उस आसामी से रुपए लेकर उन्होंने उसे रफा दफा किया। अब सेठ जी दुकान बंद करके सराय में मुसाफिर के पास पहुंचे। कहने लगे, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। आप कहाँ से आए हैं? मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि आपको मेरी दुकान की इतनी पते की बातें कैसे मालूम हुई? क्या आप कोई गुप्त विद्या जानते हैं? राजकुमार बोला, सेठ जी, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, मैं कोई गुप्त विद्या नहीं जानता। बात यह है कि मैं एक बार जिस बात को सुन लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता, वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपकी दुकान के सामने बैठा बैठा मैं सब बातें सुना करता हूँ, इसलिए वो मुझे मालूम है। सेठ जी ने मुसाफिर के रूप, रंग और बातों के ढंग से ये जान लिया कि जरूर ये कोई बड़ा आदमी है। उसकी बुद्धि की बानगी तो उन्हें मिल ही चुकी थी। सेठ जी ने आग्रह करके उसे अपनी दुकान का बड़ा मुनीम बना दिया। सेठ जी के आग्रह पर राजकुमार ने उसे मंजूर कर लिया। सोचा, कुछ दिन नौकरी करके देखना चाहिए। सेठ ने नए मुनीम के रहने के लिए एक अच्छा सा मकान, कई नौकर चाकर और बैठने को एक घोड़ा गाड़ी दे दी। सेठ जी की दुकान के सब गुमाश्तों, कारिंदों आदि ने नए मुनीम की नियुक्ति का हाल सुना तो सबके कान खड़े हो गए। वो आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे बड़ा बुरा हुआ, ये अजनबी आदमी सुना बड़ा होशियार है, बिना देखे बही खातों का हिसाब ज़बानी बता देता है। किसी ने कहा, अजीब जादू जानता है, जादू। ये जादू के बल में सबके पेट की बात जान लेता है। अब हम सबको अपने अपने मुंह में मुछीका बांध कर रहना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम बातें होने लगी। राजकुमार दुकान का काम संभालने लगा। उसकी चतुराई से थोड़े ही दिनों में दुकान की आमदनी दुगनी हो गई। सेठ जी खुश हुए और नए मुनीम के वेतन में तरक्की कर दी। एक दिन सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे। किसी खास काम के लिए राजकुमार उनके घर गया। सेठ जी के घर उनका एक रिश्तेदार उन दिनों आया हुआ था। राजकुमार जब सेठ जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो रिश्तेदार सेठ जी की तिजोरी से रुपया निकाल रहा है। राजकुमार ने उसे ऐसा पाप करते देखा तो पहले तो सोचा इसे मजा चखाऊं, पर तभी उसे एकाएक 1 लाख वाली बूढ़े की बात याद आ गई। बूढ़े ने कहा था कि किसी को भी जब भी कोई गलत काम करते देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। ऐसा सोचकर राजकुमार ने अपने कंधे से दुशाला लेकर उस रिश्तेदार पर डाल दिया और वापस दुकान लौट आया और किसी से कुछ नहीं कहा। रिश्तेदार के प्राण सूख गए। उसने सोचा, सेठ जी के कानों तक ये बात पहुंच गई तो ताज्जुब नहीं, जान से भी हाथ धोना पड़े। वो अपनी रक्षा करने का उपाय सोचने लगा। फिर मन ही मन बोला, हाँ, एक तरीका है। मुनीम अपना दुशाला मेरे ऊपर डाल गए थे, इसे मैं सेठ जी को दिखाऊंगा जब वो घर आएंगे और उनके सामने रो रो कर कहूँगा कि देखिए आपने कैसा परदेसी मुनीम रखा है, कल जब आप बाहर गए थे तो वो तिजोरी खाली करने आया था। और फिर अगर उन्हें विश्वास नहीं होगा तो ये दुशाला दिखा दूंगा। जब सेठ जी आए तो रिश्तेदार ने ऐसा ही किया। खूब रो रो कर अपनी सारी बात बताई, नमक मिर्च लगाकर सेठ जी को खूब बढ़ा चढ़ाकर बात सुनाई। अंत में वो दुशाला लाकर सेठ के सामने फेंक कर कहा, आपको विश्वास नहीं हो तो पहचान लीजिए ये किसका दुशाला है। सेठ जी आग बबूला हो गए। बोले,
कल उसे अपनी करनी का फल मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा कहकर वो सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सवेरे सेठ जी स्नान पूजन से निपट कर दुकान पर पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने एक चिट्ठी नगर कोतवाल के नाम लिखी। चिट्ठी में लिखा था, जिस आदमी के हाथ में ये चिट्ठी भेज रहा हूं उसने एक भयंकर अपराध किया है। जल्लाद के द्वारा फौरन उसका सिर कटवा दो और कटा हुआ सिर मेरे पास भेजो। ये चिट्ठी लिखकर लिफाफे में बंद की और उस पर अपनी मुहर लगा दी। और फिर बड़े मुनीम को बुलाकर कहा, बड़ा मुनीम यानी कि वही राजकुमार, उसको बुलाकर कहा, ये बहुत ज़रूरी चिट्ठी है, इसको आप खुद अपने हाथ से इसी समय शहर कोतवाल को दे आइए। मुनीम ने चिट्ठी लेते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं भी जाता हूँ। दोपहर हो चुकी थी। मुनीम, कारिंदा सब दुकान बंद करके रोटी खाने अपने अपने घर चले गए थे। बड़े मुनीम ने भी गाड़ी जुतवाई और उस पर जा बैठा। सोचा पहले मालिक के हुक्म की तामील कराना चाहिए, खाने पीने का काम बाद में करेंगे। कोतवाली को जाने का जो रास्ता था उसी पर एक दूसरे सेठ का मकान था। उसके यहाँ बेटी की शादी थी। नगर के सभी बड़े बड़े लोग, सरकारी ओहदेदार उसके यहाँ जमा थे। अब मुनीम जी की गाड़ी इत्तेफाकन उसी गली से गुजरी जहाँ वो सेठ जी का मकान था जिनकी बेटी की शादी थी। सेठ ने गाड़ी को रुकवा लिया और कहने लगे, कहाँ जाते हो मुनीम जी? भोजन का समय हो गया है, सब लोग आप ही की राह देख रहे थे, पहले भोजन कर लीजिए फिर कहीं जाइए। मुनीम यानी कि राजकुमार बोला, बहुत ज़रूरी काम है, मालिक की ये चिट्ठी इसी समय कोतवाल के पास पहुंचानी है। आप लोग भोजन करिए, मैं अभी चिट्ठी देकर आता हूँ, फिर भोजन कर लूँगा। और बहुत से प्रतिष्ठित लोग भी गाड़ी के पास पहुंचकर कहने लगे, अजी ऐसा क्या ज़रूरी काम है, खाना खाकर चले जाइएगा, इतना महान मुनव्वल क्यों कराते हो। यहाँ पर वो सेठ जी का रिश्तेदार भी मौजूद था। इतने में बाकी सब लोग आए, कहने लगे, अच्छा एक काम करिए, आप गाड़ी से उतर आइए, आपकी ये ज़रूरी चिट्ठी ये लड़का यानी कि वही रिश्तेदार, उसको देखकर सबने कहा ये दे आएगा। आप जब मौके पर आ गए हैं तो अब आपको नहीं छोड़ सकते, खाना खाकर जाइएगा। राजकुमार को उसी समय बुढ़े की ये बात याद आ गई कि 1000 काम छोड़कर समय पर भोजन करो। उसने सोचा आज इसकी भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसने अपनी जेब से चिट्ठी निकालकर रिश्तेदार को दे दी और आप गाड़ी से उतरकर सबके साथ भोजन करने बैठ गया। रिश्तेदार मुनीम जी की गाड़ी में बैठकर कोतवाल के पास चला गया। रिश्तेदार ने शहर कोतवाल के पास जाकर सेठ जी की चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते ही कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस आदमी को पकड़ लो। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा, इस आदमी का सिर काट डालो। जल्लाद रिश्तेदार का सिर काट लाया। कोतवाल ने उस कटे हुए सिर को एक रुमाल से लपेटकर सवार को दिया, कहा, जाओ इसे अमुक सेठ को दे आओ। सवार कटा हुआ सिर लेकर चल पड़ा। यहाँ मुनीम जी भोजन करके उठे थे कि इतने में कटा हुआ सिर लिए सवार उधर से निकला। सवार ने सेठ जी के बड़े मुनीम को देखकर सलाम करके कहा, मुनीम जी, कोतवाल साहब ने सेठ जी के पास ये सिर भेजा है, आप पावती लिखकर सिर ले लीजिए। मुनीम ने पावती लिखकर सवार को दी और सिर ले लिया। राजकुमार तुरंत सब मामला समझ गया। वो मन ही मन कहने लगा, आज बड़ी कुशल हुई, सेठ जी ने तो आज मेरा सिर कटवा ही दिया था, पर हे ईश्वर तूने बचा लिया। बूढ़े की बात सच निकली, उसकी शिक्षा पर चलने से आज मेरी जान बच गई। ऐसा सोचते हुए वो सिर लेकर सेठ जी के घर आया। सेठ जी को देखकर मुनीम बोला, लीजिए ये सिर कोतवाल साहब ने भेजा है। ऐसा कहकर उसने वो कटा हुआ सिर उसके सामने खोल कर रख दिया। सेठ जी भौचक्के से होकर कभी सिर की ओर तो कभी मुनीम की ओर देखने लगे। सोचने लगे, ये क्या हुआ, किसका सिर कटवाना चाहा था और किसका कट गया। सेठ जी की ये दशा देखकर मुनीम बोला, सेठ जी अचरज मत कीजिए, ईश्वर के राज्य में इंसाफ ही होता है। आपने तो बिना विचारे मेरा सिर कटवा ही लिया था,
पर ईश्वर की बड़ी लंबी भुजाएं हैं। आखिर वही हुआ जो ईश्वर को मंजूर था। आप गम मत कीजिए, पापी को पाप का उचित फल मिल गया। इतना कहकर उस दिन की सब घटना सेठ जी को उसने विस्तार से कह सुनाई। साथ ही अपने देश निकाले से लेकर नौकरी करने तक का कुल किस्सा सुनाकर कहा, मैंने अक्ल की दुकान से 3 लाख में 3 बातें खरीदी थीं। आपके यहाँ नौकरी करते समय मुझे इन 3 बातों की सच्चाई मालूम हो गई है। मैंने ये बातें 1-1 लाख रुपए में खरीदी थीं, पर सच पूछा जाए तो उनमें से एक बात कई लाख रुपयों की निकली। अब मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं आपकी नौकरी नहीं करूँगा। आप कान के कच्चे हैं। रिश्तेदार के झूठ मूठ कहने पर आपने ये विचार बना लिया कि आप मेरी गर्दन कटवा देंगे और आप ऐसा करने पर आमादा हो गए। मैं आज ही आपकी नौकरी छोड़कर अपने देश को जाता हूँ। सेठ ने माफ़ी मांगकर कुछ दिन और काम करने को कहा, पर राजकुमार नहीं माना। वो अपने देश को चला गया।